हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जिस हेजिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रेशियो कॉल बैक स्प्रेड। रेशियो कॉल बैक स्प्रेड के बारे में हम आज की इस वीडियो में सभी चीजें वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं और लाइव मार्केट के अंदर हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इन सब चीजों को हम आज की इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट किस सिचुएशन में करते हैं, किस सिचुएशन में हम इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो देखो, जब भी हमें ये चीज लगता है कि मार्केट के अंदर अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बहुत बार टेस्ट हो चुका है, जिसकी वजह से अब वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और उसके ब्रेक होने के चांसेस हैं, जिसके बाद हमें एक शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो ऐसी सिचुएशन में हम रेशियो कॉल बैक स्प्रेड को क्रिएट करते हैं। रेशियो कॉल स्प्रेड को हम कब क्रिएट करते थे? जब हमें लगता था कि हायर लेवल पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसके ब्रेक होने के चांसेस ना के बराबर है, तब हम रेशियो कॉल स्प्रेड को क्रिएट करते थे। अब रेशियो कॉल बैक स्प्रेड को बेसिकली हम तब क्रिएट करेंगे जब हमें लगेगा कि भाई ये जो रेजिस्टेंस लेवल था अपसाइड में, ये अब बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो इसलिए अब ये स्ट्रांग नहीं रहा, अब ये ब्रेक होगा और इसके बाद हमें अपसाइड में एक शार्प रैली देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम रेशियो कॉल बैक स्प्रेड को क्रिएट करेंगे। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम रेशियो कॉल बैक स्प्रेड को क्रिएट किस सिचुएशन में करेंगे। अब अगर हम इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स इसके मेजरली दो ही हैं। पहला बेनिफिट ये है कि इसके अंदर जो हमें लॉस देखने को मिलता है वो हमें लिमिटेड देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक डेबिट स्प्रेड है, तो इसलिए हमें इसके अंदर लॉस जो है वो लिमिटेड देखने को मिलता है। इट मींस कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं भी करती है, अगर मार्केट साइडवेज रहती है या सेलिंग भी दिखाती है, तो भी हमें जो लॉस होगा वो अनलिमिटेड नहीं होगा, एक लिमिट तक ही लॉस होगा। दूसरा जो इसका मेजर बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड देखने को मिलता है, यानी कि प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज्यादा बड़ी अपसाइड में हमें रैली देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, उतना ही ज्यादा हमें इसके अंदर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट की इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर देखने को मिलता है। ड्रॉबैक्स की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉबैक इसका एक ही है, और वो क्या? जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस स्ट्रेटजी को हम कब क्रिएट करते हैं? जब हमें लगता है कि हायर लेवल पर एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि स्ट्रांग था, लेकिन वो बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो अब इसके ब्रेक होने के चांसेस है, जिसके बाद हमें इसके अंदर शार्प अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। अब अगर मान लो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होता है और मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर सेलिंग दिखाने लगती है, तब हमें इसके अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन, जैसा कि मैंने इसके अंदर बेनिफिट्स में बोला कि जो नुकसान भी होगा वो हमें लिमिटेड देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे मेजरली इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब हम ये समझते हैं कि इस स्ट्रेटजी को हम लाइव मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियरली शो हो रही होगी। अब हम सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को थ्योरेटिकली समझेंगे कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन हम इसके बाद प्रैक्टिकली समझेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये कंप्लीटली हमारी कॉल ऑप्शन के जरिए क्रिएट होगी। अब हमें करना क्या है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट हम सेल कर देंगे। देन उसके बाद हम आउट द मनी कॉल ऑप्शन के दो लॉट बाय कर लेंगे। जब हम एट द मनी कॉल ऑप्शन का एक लॉट सेल करके आउट द मनी कॉल ऑप्शन के दो लॉट बाय कर लेंगे, तो यहां पर हमारी रेशियो कॉल बैक स्प्रेड क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम रेशियो देखें दोनों कॉल्स के बीच का, तो वो हमें 1:2 देखने को मिलेगा, क्योंकि अगेन हमने एक कॉल सेल करके दो कॉल बाय करी है, तो इसलिए 1:2 का हमें यहाँ पे रेशियो देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी रेशियो कॉल बैक स्प्रेड क्रिएट होगी। सिंपल है, एट द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल करके आउट द मनी की दो कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं हर बार की तरह। मान के चलते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो हमारा ट्रेड कर रहा है 48,500 के लेवल पे। तो ये हो गया हमारा एट द मनी का लेवल या फिर स्पॉट लेवल। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 48,500 की जो एट द मनी की कॉल ऑप्शन है उसका एक लॉट कर देंगे सेल। ये मान के चलते कि ये हमने सेल कर दिया है 100 रुपए के लेवल पे, और फिर उसके बाद 500 पॉइंट आउट द मनी यानी कि 49,000 का जो कॉल ऑप्शन है उसके हम दो लॉट कर देंगे बाय। और ये मान के चलते कि हमने 75 रुपीज पर लॉट मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दो से, तो इट मींस कि 150 रुपए में हमने दोनों लॉट बाय कर लिए 49,000 की कॉल ऑप्शन के। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में हमारी जेब से जो नेट पैसा गया है वो गया है 50 रुपए,
क्योंकि 100 रुपए में हमने सेल करी है तो ये हो गई हमारे लिए इनकम, और 150 रुपए में बाय करी है तो ये हो गई हमारे लिए कॉस्ट। तो 150 की कॉस्ट में से 100 की इनकम गई, तो 50 रुपए नेट खर्चा हमें इस स्ट्रेटजी को बनाने में हुआ है। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को हम क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली समझा, अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट के ऊपर चल के कि इसको हम लाइव मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने ऑब्स्ट्रा की विंडो ओपन होकर आ गई है। अब हम बिल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्ट्रेटजी बिल्डर की विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस देखने को मिलेगा 48,553.85 का, यानी कि राउंड लेवल 48,500 हमारा हो गया स्पॉट प्राइस, यानी कि एट द मनी का लेवल हम इसके अंदर मान के चलेंगे 48,500। अब थ्योरेटिकल एग्जांपल में हमने जिन दो स्ट्राइक्स को लिया था वही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी लेंगे, यानी कि 48,500 एट द मनी और 49,000 आउट द मनी 500 पॉइंट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले फ्यूचर्स की जगह पे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी हमारी 30 जनवरी 2025 ही रहेगी। अब सबसे पहले हम यहाँ करेंगे एट द मनी की कॉल ऑप्शन को सेल। तो 48,500 की जो कॉल ऑप्शन है उसको हम करेंगे सेल एक लॉट। देन उसके बाद हम 500 पॉइंट आउट द मनी 49,000 की जो हमारी कॉल ऑप्शन होगी उसके हम करेंगे 2 लॉट बाय। अब हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमारे सामने इस स्ट्रेटजी की पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी विद पे ऑफ चार्ट। तो अब हम इन डिटेल्स को वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने 48,500 की एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कराई है, हमारी सेल हुई है 748 रुपए 65 पैसे पे, और 500 पॉइंट आउट द मनी 49,000 की जो कॉल ऑप्शन हमने बाय करी है वो हमने 499 रुपए 40 पैसे पे बाय करी है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लॉट की प्रीमियम हमारे सामने निकल कर आ जाएगी। अब हम नीचे देखें तो नीचे हमें जो मैक्स प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिलेगा अनडिफाइंड, जो कि ऑब्वियसली बात है, मैंने आप लोगों को इसके बेनिफिट्स में ही बोला था कि जो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है इस स्ट्रेटजी के अंदर वो हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने को मिलता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी बड़ी हमें अपसाइड रैली देखने को मिलेगी उतना ज्यादा हमें इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट अनलिमिटेड देखने को मिल रहा है। अगर मैं लॉस की बात करूं तो मैक्स लॉस मुझे इसके अंदर देखने को मिलेगा 11,252 का, यानी कि अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करता है और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो फिर हमें जो नुकसान हो सकता है वो मैक्सिमम 11,252 तक का नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होगा। भले बैंक निफ्टी अब रेजिस्टेंस लेवल के नीचे साइडवेज रहे, सेलिंग दिखाए, कुछ भी करे, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं करता है, उसके नीचे नीचे रहता है, तो मुझे बैंक निफ्टी के अंदर इस स्ट्रेटजी में इस एग्जांपल में 11,252 से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे हमें जो लॉस होता है वो लिमिटेड ही देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की तो वो हमें NA देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ भी नहीं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास रिवॉर्ड और रिस्क दोनों का एक अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिस्क की तो अमाउंट है, रिवॉर्ड की तो कोई अमाउंट नहीं, क्योंकि रिवॉर्ड तो अनलिमिटेड है। तो इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे NA देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। अगर मैं ब्रेक इवन लेवल की बात करूं तो ब्रेक इवन लेवल मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा 49,751 का। अब 49,751 हमारा वो लेवल है जहां पर कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 49,751 के नीचे नीचे मुझे नुकसान रहेगा और 49,751 के ऊपर ऊपर मुझे प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो 49,751 मेरा यहाँ पर ब्रेक इवन लेवल है जहां पर मुझे ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। अब सबसे नीचे अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगी एस्टिमेटेड मार्जिन या फिर प्रीमियम, जो कि है 14,566। मतलब कि इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने में मुझे सिर्फ 14 से 15,000 रुपए की ही कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। और वो इतनी कम मुझे क्यों लग रही है, क्योंकि ये एक डेबिट स्ट्रेटजी है। तो इसलिए जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करने की, वो भी बहुत कम है, कोई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है इस स्ट्रेटजी को हमें क्रिएट करने के लिए। अब हम नीचे देखें तो नीचे हमें इसका पे ऑफ चार्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो पे ऑफ चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पे ऑफ चार्ट के ऊपर ये जो हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां पर ग्रीन और रेड दोनों जोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये है हमारा ब्रेक इवन लेवल 49,751 का, जहां पर कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसके नीचे नीचे ये जितना भी हमें रेड जोन देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा हमारा है लॉस वाला एरिया, जहां पर कि हमें लॉस होगा। और ये जो बड़ा सा हमें ग्रीन जोन देखने को मिल रहा है ये पूरा का पूरा ग्रीन जोन है हमारा प्रॉफिट वाला एरिया, जहां पर कि हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉफिट होगा। अब अगर हम यहाँ पर ये ट्राइंगल देखें तो ये जो ट्राइंगल हमें देखने को मिल रहा है और इस ट्राइंगल का भी ये जो हमें लोअर लेवल देखने को मिल रहा है, ये लोअर लेवल कौन सा लेवल है, ये है हमारा वो लेवल जहां पर कि हमें 11,252 का मैक्स लॉस होगा।
और ये लेवल है हमारा वो स्ट्राइक जो लेवल की हमने स्ट्राइक को खरीदा है, यानी कि 49,000 का लेवल। तो ये जो हमें लोअर लेवल देखने को मिल रहा है ये 49,000 का लेवल है, जहां पर कि हमें 11,252 रुपए का अपना मैक्स लॉस होगा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के अंदर। तो इस तरीके से हम लाइव मार्केट के अंदर रेशियो कॉल बैक स्प्रेड स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम लाइव मार्केट के अंदर इस स्ट्रेटजी को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूट करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त वो ये है कि हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि हायर लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था पहले, जो कि बहुत बार टेस्ट होने की वजह से अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें एक शार्प अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। तो जिस अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस तरीके की सिचुएशन बन रही हो उसी के अंदर हमें इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करना है, क्योंकि अगर हमने किसी ऐसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इस स्ट्रेटजी को क्रिएट करा जिसमें कि हायर लेवल पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल अभी भी बना हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमें इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि वो नुकसान लिमिटेड होगा, लेकिन बेवजह का नुकसान क्यों लेना। तो इसलिए हमें इस स्ट्रेटजी को उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करना है जिसमें कि हायर लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि बहुत बार टेस्ट होने की वजह से अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा और वो कभी भी ब्रेक होकर एक शार्प अपसाइड रैली दिखा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो हम दो स्ट्राइक्स को ट्रेड करेंगे, इन दोनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। उससे होगा क्या, अगर हम दोनों ही स्ट्राइक्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे बहुत ज्यादा, तो ये स्ट्रेटजी डेबिट स्ट्रेटजी की बजाय क्रेडिट स्ट्रेटजी बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर दो ब्रेक इवन लेवल क्रिएट हो जाएंगे, एक अपसाइड में और एक डाउन साइड में। अब होगा क्या ऐसी सिचुएशन में, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो भी हमें प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मार्केट अपर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक करती है तो भी प्रॉफिट होगा, लोअर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक करती है तो भी प्रॉफिट होगा, बस बीच में अगर रहेगी दोनों ब्रेक इवन लेवल के तो हमें नुकसान होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि अगर डेबिट स्ट्रेटजी की तरह क्रिएट करेंगे तो सिर्फ एक ही ब्रेक इवन लेवल है और एक ही टाइम पे प्रॉफिट होगा अगर अपर ब्रेक इवन लेवल ब्रेक होगा। लेकिन यहां पर अगर क्रेडिट स्ट्रेटजी बन जाए तो हमें दोनों तरफ प्रॉफिट है। लेकिन ये चीज सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है, क्योंकि होगा क्या, अगर आप दोनों स्ट्राइक्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो आपके दोनों ब्रेक इवन लेवल हैं वो भी बहुत दूर दूर निकल कर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो लॉस वाला एरिया है वो आपका बड़ा हो जाएगा। अब अगर मार्केट दोनों ब्रेक इवन लेवल में से किसी भी ब्रेक इवन लेवल को ब्रेक नहीं कर पाती है, जो कि मुश्किल भी है क्योंकि वो बहुत दूर दूर के लेवल है, तो होगा क्या, मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी आपकी लॉस वाले जोन के अंदर और आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ये इंश्योर करो कि दोनों स्ट्राइक्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ाओ, लॉजिकल डिस्टेंस रखो, नॉर्मल डिस्टेंस रखो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो दोनों ही स्ट्राइक्स आप ट्रेड करोगे इनके बीच जो रेशियो का रिलेशन है वो आपका लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एट द मनी का एक लॉट सेल करा और आउट द मनी के 5 लॉट बाय कर दिए, या एट द मनी के 3 लॉट सेल करें और आउट द मनी के आप लोगों ने 10 लॉट बाय कर लिए। ऐसा नहीं, लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग जिस स्ट्राइक को बाय करोगे वो आपको ध्यान से एनालाइज करने के बाद ही सिलेक्ट करनी है, रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करनी किसी भी स्ट्राइक को, क्योंकि ये जो आप जिस स्ट्राइक को बाय करने वाले हो ये वो स्ट्राइक होने वाली है जो कि आप लोगों के लिए पहले रेजिस्टेंस लेवल थी, लेकिन अब बार बार टेस्ट होने की वजह से रेजिस्टेंस लेवल नहीं रही। इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने मान लो कोई ऐसी स्ट्राइक को सिलेक्ट कर लिया बाइंग के लिए जो कि अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनी हुई है, तो वो लेवल ब्रेक होगा नहीं और आप लोगों को फिर इस स्ट्रेटजी के अंदर नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो आउट द मनी ऑप्शन बाय करोगे, जिस स्ट्राइक की बाय करोगे उस स्ट्राइक को आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही सिलेक्ट करना है, रैंडम बेसिस पे पिक नहीं करना। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये है कि आप लोग इसको उसी अंडरलाइंग एसेट के अंदर क्रिएट करो जिसमें कि लिक्विडिटी इनफ हो, क्योंकि अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर आप लोग सही टाइम और सही प्राइस पर ना तो बाइंग कर पाओगे ना सेलिंग कर पाओगे अपने ऑप्शंस की, जिसकी वजह से ना तो आप राइट टाइम और राइट प्राइस पे एंट्री कर पाओगे ना ही एग्जिट कर पाओगे। तो इसलिए आप ये इंश्योर कर लो कि आप जिस भी अंडरलाइंग एसेट के अंदर इसको क्रिएट कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी इनफ हो। और लास्ट और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो आप जितनी भी स्ट्राइक्स ट्रेड करोगे ये सारी स्ट्राइक्स आपकी सेम अंडरलाइंग एसेट और सेम एक्सपायरी की होनी चाहिए, डिफरेंट अंडरलाइंग या डिफरेंट एक्सपायरी की नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को क्रिएट करते वक्त। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी।